हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजेस्ट यूट्यूब चैनल। ये हमारा फुल मॉक 2 है। एक चीज़ एक बता दूं सबसे पहले कि ये जो आपका थोड़ा बहुत वीडियो बड़ा हो जाएगा क्योंकि मैथमेटिक्स का थोड़ा अच्छे खासे कुछ मतलब जो अच्छे खासे क्वेश्चन है मैंने वो उठाई है। तो थोड़ा मतलब समझाने में वैसे तो शॉर्ट में भी समझ सकते हैं, लेकिन आप तक सही चीज़ें मतलब कैसा क्या होता है एग्जाम में, आपको कैसा परफॉर्म करना है, कैसे आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसके बारे में टोटल पूरा डिस्कशन किया है। मतलब कैसे आपको अप्रोच लगानी है, मुझे वैसे तो फिर कंसेप्ट वाइज तो सॉल्व कर लोगे, लेकिन कंसेप्ट भी आना चाहिए, तभी जाके आपको क्या आ जाएगा, ट्रिक आ जाएगी आपका, मतलब शॉर्ट मेथड आ जाएगा, तभी जाके आएगा आपको। तो ऐसा वैसे तो नहीं आ जाता है। तो फिलहाल ये हमारा फुल मॉक 2 है और ये हर संडे आपको टिल एग्जाम तक आपको मिलता रहेगा। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और भी काफ़ी सारी आपको कंटेंट मिलता रहेगा। जो भी अन्य इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के बारे में जो भी बातें हैं वो सारी आपके सामने साझा करता रहूँगा। अब मेरा मैं बेस्ट देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलते फुल मार्क की तरफ। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर न्यू ऑफिस विल बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम वीक्स अ टाइम। ऑपरेशन फ्रॉम वीक्स सॉरी अ वीक्स टाइम। अब देखो क्या है यहाँ पे, हम जैसे किसी को अभी बता दें, हमें पूछता है कोई भी कि आपका मतलब ऑफिस का काम कितना हुआ, जो भी प्रोजेक्ट का काम कितना है, तो हम बताते हैं अभी एक दिन में पूरा, मतलब एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा, जो भी हो, मतलब इन अ वीक्स टाइम, मतलब क्या आ जाएगा, इन अ वीक्स टाइम, मतलब एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा, ऐसे ही कहेंगे ना। तो फिलहाल ये क्या है, हमारा जो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा फिलहाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्पॉट द एरर्स है। तो अब यहाँ पे एरर स्पॉट करना है, एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल बाय एवरीवन, मतलब सभी, मतलब उस मतलब वो बंदी को छोड़ के, जो यहाँ पे इसका जिसका जिक्र किया है, वो बंदी को छोड़ के सभी एरर से ट्रैवल करके आए, मतलब सिंपल है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो यहाँ पे सी है, तो सी मतलब क्या, सिंगुलर। अब सिंगुलर जो सब्जेक्ट है उसके लिए क्या यूज किया है, हैव तो यूज सी के लिए तो नहीं किया जाता है, हैज किया जाता है। तो फिलहाल यहाँ पे जो हमारा एरर है, एरर पार्ट में कौन से फोर, मतलब ऑप्शन नंबर 4, मतलब सी हैव में एरर हमारा क्या है, एरर है। तो यहाँ पे क्या चाहिए था, यहाँ पे चाहिए था हैज। ठीक है ना। इतना तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, आई ऑलवेज कुक फूड इन ऑलिव ऑयल। अब देखो, आई ऑलवेज कुक फूड इन ऑलिव ऑयल। अब भाई इसका जो सिंपल है कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट हो, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार होगा, उसके बाद V3 होगा, फिर प्लस बाय प्लस होगा, जो सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा फिलहाल, है ना। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या है, अब ऑलवेज है, ऑलवेज के लिए ऑलवेज है तो सिंपल पास सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो यहाँ पे यूज किया जाएगा, या मीजार किया जाएगा। लेकिन फूड के लिए क्या यूज करेंगे, हम इज यूज करेंगे, मतलब फूड इज ऑलवेज। अब कुक का क्या होगा, थर्ड फॉर्म कुक होगा बाय मी हो जाएगा, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज सेकंड इज क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। मतलब हमारा फूड इज ऑलवेज कुक बाय मी इन ऑलिव ऑयल। आई होप समझ आ रहा होगा आपको, आ भी गया होगा दोनों चीज़ें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आई हैव अ फीलिंग दैट यू आर कीपिंग अ सीक्रेट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो, वैसे तो यहाँ पे ये फीलिंग भी वर्ब है, कीपिंग भी वर्ब है, लेकिन हमें जो लेना है वो कौन सा लेना है, कीपिंग, क्योंकि कीपिंग मेन क्लॉज में। ये तो सबसे पहले वाला है, तो इसका कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल है कि उन्होंने उसने क्या फीलिंग बताई है, आई हैव फीलिंग दैट यू आर कीपिंग अ सीक्रेट। अब इसके लिए क्या होगा, अब मतलब इसके लिए क्या होगा, अब आई हैव मतलब सबसे पहले जो रहेगा वही रहेगा, आई हैव फीलिंग दैट, सिंपल है, आई हैव फीलिंग दैट अ सीक्रेट। अब आर है ना, तो आर के लिए क्या यूज किया, मतलब जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस हो तो क्या होता, आर वगैरह रहता है या नहीं भी रहता, मतलब सिंपल प्रेजेंट में हो तो क्या इसके लिए इज एमिजार ही यूज करना पड़ता। फिलहाल यहाँ पे आ रहा है, लेकिन सीक्रेट के लिए क्या हम यूज करेंगे, इज यूज करेंगे। और कीपिंग है तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब निकालने के लिए हम सेंटेंस में यूज करते हैं बीइंग। फिलहाल यहाँ पे सभी छोड़ के दो इसमें बीइंग है, लेकिन हमें तो ये सही करना है, कौन सा सही करना है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, मतलब सीक्रेट इज बीइंग केप्ट बाय यू। आई हैव फीलिंग दैट अ सीक्रेट इज बीइंग केप्ट बाय यू। तो फिलहाल ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एडीएम से, ऑफ द डीपेस्ट डाई, मतलब सबसे लास्ट वाला, डीपेस्ट म्हणजे पूरा हम अंदर जाके जो खोद, मतलब खुदाई करके लाए, ऐसे समझो कि जो डीपेस्ट डाई हो, सबसे निचला वाला, मतलब जो वर्स्ट हो, एक्सट्रीम वाला हो, लास्ट वाला हो, तो वो होता है एक्सट्रीम है। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर वर्स्ट टाइप, मतलब एक्सट्रीम टाइप। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे देखो,
अ पर्सन हु एंटर्स विदाउट इन्विटेशन, मतलब जो होता है ना बिन बुलाया मेहमान, तो उसको मतलब द पर्सन हु एंटर्स विदाउट इन्विटेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको क्या कहते हैं, एक इंट्रोड्यूस कहते हैं। आई होप आपको पता नहीं होगा क्योंकि एक आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, आई होप, क्योंकि नए तरीके से लाया हूँ मैंने इसको, ये भी लेकिन याद रखने की काफ़ी इसको इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद क्वेश्चन है कि ऑप्शन, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन मतलब होता है कि गंदा भद्दा हो, जो भी हो, मतलब जो अच्छा ना हो, वियर्ड हो, तो होता है ऑप्शन। अब इसका हमें एंटोनिम बताया मैंने यहाँ पे आपके लिए खेल रचा है, देखो यहाँ पे मैंने वैसे ऑप्शन का जो फिर ये क्या होगा, मतलब सिनोनिम क्या होगा उसका, मतलब सॉरी यहाँ पे एंटोनिम लगाना है, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, वही होगा यहाँ पे गद्दा है, तो कोई सभ्य हो, अच्छा हो, जो इसका अच्छा बर्ताव, मतलब डिसेंट होता है। अब यहाँ पे मैंने दो डिसेंट डाले ऊपर से, देखो डिसओबीडिएंट, डिसेंट, डिसेंट और कॉशियस। अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि आपको डिसेंट उठाना है। अब देखो दो, यदि आपको पता है दोनों भी डिसेंट का मीनिंग पता होगा तो आप सही कर लोगे, नहीं तो आप पक्का एक मार्क तो अपना गवा दोगे। यदि दूसरी कोई एग्जाम हो तो उसमें 0.25 और भी गए, मतलब जो निगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सबको आपको ठीक या चाहे आता हो या ना आता हो, लेकिन ऐसा ज़्यादातर एग्जाम प्रेशर की वजह से हो जाता है। तो फिलहाल मैंने उसके लिए जो ऊपर से पड़ेगा तो वो सिंपल है कि वो क्या करेगा, बी करेगा, लेकिन हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है, हमारा आंसर करेक्ट है सी, क्योंकि डिसेंट मतलब होता है ए डिसेंट में, जो सी नंबर का डिसेंट है उसका मतलब होता है सभ्य, और ए डिसेंट होता है मतलब नीचे आता है, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर वाला। उसके बाद डिसओबीडिएंट मतलब होता है जो अज्ञाधारक हो, कॉशियस का मतलब होता है, आप ये तो पता होगा कॉशियस ना। उसके बाद एंटोनिम देखते हैं हार्मोनियस का। अब हार्मोनियस मतलब संगत, मतलब जो साथ में चल रहा हो या फिर अपनी कोलैबोरेट कर रहा हो, जो भी हो, कलीग जो करता है, तो वो होता है हार्मोनियस। मतलब अब इसका हमें एंटोनिम बताता है, मतलब जो मतलब जो असंगत हो, जो हमारे साथ ना चलता हो, थोड़ा टेढ़ा हो, तो एक वैसे भी मतलब कॉलेज में हो, स्कूल में, एक ग्रुप में एक बंदा ऐसा रहता है ना, तो वो होता है फिर, तो उसका इसका आंसर क्या होगा, डिस्कॉर्डेंट, मतलब जो असंगत हो, जो फॉलो नहीं कर रहा हो, अकॉर्डिंग टू नहीं चल रहा हो जो भी ग्रुप के हिसाब से, तो होता है डिस्कॉर्डेंट। अब वो क्या होता है, उसके बाद सेल्फिश मतलब आप जो आत्मा सम्मानी। उसके बाद एग्रेसिव मतलब आक्रमण, और मैकेनिकल तो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड से एक ब्रांच है यांत्रिक वालों की, वो तो ये तो सबको पता होगा है ना। उसके बाद क्वेश्चन 9 है फ्लिमजी। अब फ्लिमजी का हमें क्या नहीं बताना है, सिनोनिम बताना है। अब फ्लिमजी है माने तो समझो कि वीक होता है, तो यहाँ पे इसका सिनोनिम डायरेक्ट होगा है वीक, लेकिन फ्लिमजी का और भी सिनोनिम है, जैसे कि फ्रजाइल भी होता है ना, तो वो भी एक फ्लिमजी का सिनोनिम, जैसे कि ठिसूड़ हो गया, उसको कहते हैं, मतलब जो ब्रेकेबल हो, जल्दी टूटता हो, वो होता है फ्लिमजी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है रिडंडेंट। अब रिडंडेंट माने तो समझो जो फालतू हो, अनावश्यक हो, मतलब जैसे कि यहाँ पे इसका जो सिनोनिम हो जाएगा, पता है सिनोनिम क्या होगा उसका, मतलब मतलब फालतू क्या होता है, सुपरफ्लुअस, मतलब क्या होगा। आई में एक एग्जांपल भी देता हूँ, तो जैसे कि हमारे एरर आता है इंग्लिश में, जैसे कि माय कज़न ब्रदर आ जाता है, तो यहाँ पे देखो कज़न तो यूज़ किया, कज़न है ना, तो ब्रदर होता है, मतलब अपना जो चाचा का बच्चा जो होता है हमारा कज़न ही होता है, मतलब कज़न के बाद ब्रदर लगाने की कोई नीड नहीं रहती ना। तो ये देखो मैंने आपको एक और भी कंसेप्ट करा लिया, तो ठीक है ना, तो वो ब्रदर आपको निकालना पड़ता है। वो क्या होता है वाक्य में यानी सेंटेंस में, ब्रदर हो, मैं ब्रदर, मतलब मैं कज़न ब्रदर, या फिर मैं ब्रदर कज़न हो, तो वो क्या होता है कि एक सुपरफ्लुअस मीनिंग सेंटेंस हो जाता है, तो वो आपको आई होप सबको पता होगा। उस बाद ये अनइंटरेस्टेड होता है, इंट्रोस्पेक्टिव होता है, और नॉलेजेबल। इंटरेस्टेड मतलब जो इतना उत्साही ना हो, अनुत्साही, और इंट्रोस्पेक्टिव मतलब जो आत्म विश्लेषी हो, नॉलेजेबल मतलब ज्ञानी, जो बड़ा ज्ञानी होता है वो होता है आत्मविश्लेषी। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है द क्रिमिनल वाज totally taken blank when the police recognized him। अब द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन ब्लैंक when the police recognized। अब देखो यहाँ पे रिकॉग्नाइज है, इस रिकॉग्नाइज का अर्थ होता है कि पहचान लिया, मतलब द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन। अब वो जब पुलिस पहचानेगी तो क्रिमिनल क्या करेगा, सिंपल है कि पीछे हट जाएगा, मतलब क्या करेगा, अबैक हो गया। द क्रिमिनल वाज टोटली टेकन अबैक व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज हिम। यदि रिकॉग्नाइज का स्पेलिंग SED होता तो उसका अर्थ होता है कि स्वीकृत, मतलब मान्य कर लिया, मतलब हमने उसको स्वीकृत कर लिया, वो अलग चीज़ होती, लेकिन यहाँ पे पुलिस वालों ने रिकॉग्नाइज किया। कभी कभी मतलब जो होता है ना, मतलब चारों में से, मतलब मान लिया कि यहाँ पे क्या दिया उन्होंने, ब्लैंक दिया, और मतलब रिकॉग्नाइज समझो कि ब्लैंक दिया, और बाकी जो
चार जो ऑप्शन दिए उसमें रिकॉग्नाइज जो भी मतलब अलग अलग दिया, तो वहाँ पे पुलिस के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, खुद के लिए मतलब आपने कोई बात स्वीकृत करी तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाए, तो वो आपको आ जाना चाहिए। तो फिलहाल वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन नंबर 12 है, ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट, क्या सॉरी ही सेज आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, ही सेज दैट, मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ, मतलब ही सेज, अब सेज तो सेज ही रहेगा और उसके बाद क्या लगेगा, दैट लगेगा, मतलब ही सेज दैट, मतलब हमारा ये तो कट गया वैसे ही, ठीक है ना। दैट ही, अब इसका यहाँ पे क्या हो जाए, सिंपल जब प्रेजेंट टेंस का पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ही वाज गोइंग टू मार्केट, एंड नाउ का, नाउ के लिए क्या यूज किया जाएगा, देन यूज किया जाएगा, मतलब ए भी कट गया है, यहाँ पे नाउ का नाउ है और यहाँ पे नाउ का नाउ है, मतलब हमारा सेकंड, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ वैसे ही कट गया, मतलब हमारा ऑप्शन डायरेक्टली कौन सा आ गया, सी। ये तो ऑप्शन एलिमिनेशन से कर सकते हो, लेकिन थोड़े बहुत तो आपको रूल आने चाहिए, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर, हाँ, तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, तो क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 13 वाला, द टीचर सेड दैट द अर्थ मून अराउंड द सन। अब टीचर ने क्या किया कि अर्थ जो है मून अराउंड, मतलब सन के अराउंड क्या करेगी, राउंड करेगी, करती रहेगी। तो फिलहाल ये जब भी आ जाए तो क्या करना, द टीचर सेड दैट है, तो अब इसका क्या है, नरेशन इनडायरेक्ट का डायरेक्ट, सॉरी डायरेक्ट, डायरेक्ट दिया है, इसका इनडायरेक्ट करना है, सॉरी है, हाँ हाँ सही है। तो अब देखो द टीचर सेड दैट है ना, तो द टीचर सेड हो जाएगा, और द ये क्या है, एक ऐसा मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो ये वैसे का वैसे ही रह जाता है नरेशन में, ठीक है ना। चाहे इनडायरेक्ट का डायरेक्ट हो या डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हो, तो द अर्थ मूव राउंड द सन, देखो ऐसा कहाँ पे एक ही जगह पे मिलेगा, जैसे कि ऑप्शन नंबर हमारा फोर्थ है, तो इस पे ये चीज़ देखने को मिल रही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। मतलब द टीचर सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हो गया ना। ये उसके बाद का क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स से। अब देखो फिल इन द ब्लैंक्स, सी जो होगा सी ब्लैंक हर वर्क बिफोर ईट। अब ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, देखो टोटल क्वेश्चन किस में, रेन है, मतलब क्या पास्ट टेंस में, और यदि वाक्य में बिफोर आए तो सिंपल जो पिछला वाला जो होगा ना, जो मतलब जो सेंटेंस होगा उसका जो टेंस होगा वो क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस, तभी जाके आप मतलब क्या सी मतलब उसने पास्ट परफेक्ट मतलब काम पूरा कर लिया, मतलब सी हैड डन हर वर्क, मतलब काम पूरा कर लिया, बिफोर इट रेन, मतलब जो बारिश आने से पहले उसने उसका काम पूरा कर लिया है, पास्ट टेंस की बात है, तो पूरी कंप्लीट कर दी, तभी जाके बाद में पानी आएगा, है ना, ठीक है ना। तो फिलहाल आप इसको अच्छे तरीके से समझ लो, आप समझ भी गए होंगे, क्योंकि ज़्यादा कुछ इतना दिक्कत नहीं करता ना मैं पढ़ाने में, ठीक है ना, बताने में। उसके बाद का क्वेश्चन है, सॉरी, गीता ब्लैंक जयपुर टिल नाउ। अब गीता देखो, गीता ने क्या किया, अभी तक जयपुर क्या किया देखा नहीं है, ठीक है ना। द गीता मतलब क्या, प्रेजेंट टेंस होगा, सिंपल प्रेजेंट, मतलब गीता डज नॉट सॉ, सॉरी यहाँ पे नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये देखो क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, अब गीता ने अभी तक मतलब समझो कि प्रेजेंट टेंस में अभी तक जयपुर देखा नहीं है, ठीक है ना। उसके लिए अभी ये प्रेजेंट टेंस में हो जाता है, प्रेजेंट कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा, क्योंकि अभी तक देखा नहीं तो परफेक्ट होगा ना। तो फिलहाल यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, फिर हैज़ नॉट सीन, गीता हैज़ नॉट सीन जयपुर टिल नाउ, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, अब हमारा क्या सब्जेक्ट ही चेंज होता है, अब सब्जेक्ट है हमारा जीके। अब जीके की तरफ से देखो, अब जीके क्या है, जैसे कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। अब देखो भारत में सबसे बड़ी ऊंची चोटी जैसे गोडविन आस्टिंग, और ज़्यादातर यही दिखाई जाती है, लेकिन यदि आप गूगल करते हो तो गूगल में आपको कंचनजंगा दिखाई जाएगा। तो फिलहाल आप उसको अच्छे तरीके से देखना, वैसे गोडविन ऑस्टिन है तो वो, लेकिन वो अलग रेंज की हो जाती है, एक अलग रेंज की हो जाती है, ठीक है ना। वो आपको अब कौन सी पाकिस्तान में और कौन सी इंडिया में, ये आपको देखना, आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इंडियन नॉवल शिप डीकमीशन फ्रॉम द सर्विस, सॉरी फ्रॉम इट्स सर्विस इन, अब 2021 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका जो आंसर होगा ना सबको पता नहीं होगा, जो ये आई एन एस संध्या एक है ना, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है अभी अभी डीकम्बिनेज शायद जून में हो गई है, जून की फरवरी में हो गई है, तो ये आपको अच्छी तरीके से याद करना है, और एक करंट का क्वेश्चन हो जाए तो ये इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमें कोस्ट गार्ड का एग्जाम देना है, तो शिप के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज कैसे क्या हो रहा है तो होना भी चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 18,
भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए किए गए हैं? तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक जितने भी अनुच्छेद है तो वो आते हैं नागरिकता की प्रावधान में आते हैं। तो यदि बाकी वाले भी और भी 1 से 4 है, जैसे 12 से 35, 36 से 51, किन किन क्षेत्रों में मतलब किन किन के प्रावधान में आते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। इससे कठिन क्वेश्चन तो नहीं, हार्ड क्वेश्चन तो नहीं बनेगा। बनेगा तो ऐसे कोई आर्टिकल पे बनेगा जो ज़्यादातर यूज़ में आता है, ज़्यादातर मतलब बातचीत में आता है, वही आर्टिकल आपके सामने आ जाएगा एग्जाम में। तो वो भी अच्छे तरीके से कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है वो किस खेल में प्रदान किया जाता है, किस खेल में दिया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, सबको पता होगा, है क्रीड़ा प्रशिक्षण में दिया जाता है, जैसे कि गुरु को दिया जाता है। द्रोणाचार्य उस टाइम के गुरु थे, अभी भी जो अच्छा गुरु होगा उनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है, एसटीपीपी का पूर्ण रूप मतलब फुल फॉर्म क्या है? अब ये मोस्ट मतलब पॉपुलर, सबसे बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे कि एसटीपीपी का जो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होगा जैसे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल हो जाता है। तो ये भी आपको तरीके से नोट करना है, और भी जितने भी फुल फॉर्म्स है वो आपको अच्छी तरीके से याद करने हैं। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि जितने भी जीके में मैं पार्ट कर रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी मतलब टाइप ही दिखाया ना मैंने आपको, तो वो आपको अच्छी तरीके से याद करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो मतलब चोटी के बारे में, जितना सबसे बड़ी चोटी, सबसे जो खारे पानी का तालाब कौन सा है, मीठे पानी का कौन सा है, सबसे बड़ी ऊंची, सबसे छोटी किसकी, कहाँ, मतलब दर्रे कहाँ पे, कौन से दर्रे कहाँ पे, सिक्किम में कौन सा है, नाथुला कहाँ से, ये आपको थोड़े थोड़े ज़्यादातर गोदावरी नदी से, गोदावरी नदी मतलब जो पॉपुलर नदी है कहाँ पे बहती है, उनकी ट्राइब्यूटरी कौन से, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद 17 में जैसे कि ये तो करंट से क्वेश्चन होगा। उसके बाद जो यहाँ पे उधर भी जो जितने भी अनुच्छेद वो आपको आर्टिकल है अच्छी तरीके से पढ़ना है। किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया है, जैसे द्रोणाचार्य पुरस्कार होता है, अर्जुन पुरस्कार, और फिल्म फेयर अवार्ड होता है, ये भी होता है ना साहित्य के, जो किस इसमें फिलहाल वो करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर साइंस, सॉरी 21 ये आ जाता है साइंस से। अब देखो साइंस से क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको भोर का तारा मतलब मॉर्निंग स्टार कहा जाता है? ये तो सबको पता होगा, शायद नहीं पता हो, लेकिन ये होता है जैसे कि शुक्र, ठीक है ना, ये होता है भोर का तारा, मतलब इसको क्या कहा जाता है, मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 22, प्रेशर कुकर में भोजन कम समय में तैयार हो जाता है क्योंकि? अब देखो प्रेशर कुकर में क्या होता है, प्रेशर की वजह से क्या कर लाता है वो, जो जल का क्वथनांक मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है जल का, वो क्या कर देता है, वो बढ़ा देता है, मतलब जल्दी से वो, यदि वैसे तो जो जल का बॉइलिंग पॉइंट वो कितना है, वो शायद 1 से 10 डिग्री है, तो वो कम मतलब 100 भी डिग्री ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, तो उससे कम हो जाता है। तब जाके उसी वजह से क्या होगा, जो अंदर का खाना जो भी अनाज हो वो जल्दी पक जाएगा उसी वजह से, तो वो होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, तभी जाके वो जल्दी भोजन तैयार होगा, ठीक है ना, कम समय में। किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज ही चलती है, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? अब देखो ध्वनि सबसे तेज चलेगी किस में चलेगी, किस में, सॉलिड में चलेगी, ठीक है ना, सबसे तेज बोला। यदि बोला जाए कि मतलब यदि वैक्यूम की बात आए तो वैक्यूम से ध्वनि प्रसारित नहीं हो जाती है, ये होती तो यदि कोई हमारा दोस्त रहता, चंद्रमा पे रहता, वहाँ से भी हमें आवाज़ दे सकता था, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है ना। तो ये देखो कि ये जो ठोस है ना मतलब सॉलिड होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए होता है ना, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है। अब देखो 20 kg का एक वजन है, जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए किया गया कार्य, मतलब यहाँ पे देखो समझ लो क्या उसने पूछा गया, नहीं तो आप कोई बंदे मतलब सॉल्व करने के लिए लग जाओगे, तो सॉल्व नहीं करना है। देखो मतलब 20 kg का 1 मीटर की ऊंचाई के पकड़े रहना है, सिर्फ पकड़े रहना है, ठीक है ना, कोई उसको देखो यहाँ पे 1 मीटर की ऊंचाई तो उठाना एक कार्य होगा, लेकिन 1 मीटर मतलब उसी ऊंचाई पे पकड़े रहना है तो कोई कार्य नहीं होगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा हमारा 0 जूल आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 25। अब 25 देखो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा, मतलब किसी चालक के बीच मतलब जो होगा विभवांतर मतलब भी इस क्या बोलते हैं, बहने वाली धारा के समूह मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब वी इज इक्वल टू आई आर, समझ सकते हो ना, वी इज डायरेक्टली टू आई आर। तो फिलहाल ये हमारा कौन सा होगा, कौन सा लॉ हो जाएगा, कौन सा होगा, ओम लॉ होगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 26। मान लो कि पास आते हुए रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ठीक है ना, यदि कोई आती है तो बढ़ती है, यदि वो पास से दूर जाती है तो कम होती है। तो ये
क्या किसका प्रभाव है, तो फिलहाल किसका प्रभाव है, जैसे कि अभी नहीं शायद नहीं लिया मैंने क्वेश्चन, तो ये होता है डॉपलर, वो ध्वनि का मतलब डॉपलर 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 इफेक्ट ऑफ साउंड होता है। तो वो यदि कोई पास आती हमारी कोई जो भी कोई या तो फिर रेलगाड़ी नहीं और भी कुछ चाहे मोटरसाइकिल हो सकती है कुछ भी हो, यदि पास आती हुई और हॉर्न बजता रहता है तो फिलहाल वो उसकी इंटेंसिटी होती है जो क्या बढ़ जाती है, फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है। तो फिलहाल ये यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लगा मैंने इसलिए उसको उठाया। उसके बाद मोस्ट पॉपुलर और टॉप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो एक है जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। अब देखो आई होप इसके लिए सबसे पहले आपको प्रकाश मतलब सी एंड म्यू मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके बारे में रिलेशन पता होना चाहिए। अब देखो म्यू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तो 1/c होता है, ये सबको पता है। अब यहाँ से हमें क्या निकलना है, अब देखो जिसका सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उसमें उसकी चाल क्या होगी, सबसे कम होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, हीरा होता है ना, हीरा का सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो फिलहाल यहाँ पे हीरा सबसे मतलब हीरे से जो आएगी सबसे कम आएगी, मतलब ये जो हमारा सीरीज उसके बाद क्या कांच से थोड़ा ज़्यादा फास्ट जाएगा और जल से ज़्यादा उससे भी ज़्यादा फास्ट मतलब स्पीड से लाइट पास करेगी। तो फिलहाल हमारा जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब जल इज ग्रेटर देन कांच इज ग्रेटर देन हीरा, ये सही हो जाएगा। म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, एपीजी सॉरी एपीजी नहीं एलपीजी है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है। अब एलपीजी होता है जैसे कि यहाँ पे हमारे पास किसी का एचपी हो सकता है, किसी का भारत और भी एक कंपनी शायद जो भी हो, तो किस एलपीजी में क्या यूज किया जाता है, तो एलपीजी में क्या यूज किया जाता है, ब्यूटेन यूज किया जाता है। यदि पूछा जाता बायोगैस में क्या मतलब जो गोबर गैस होता है उसमें क्या यूज किया जाता है, उसमें क्या यूज किया जाता है CH4 मतलब एंड तो मीथेन यूज किया जाता है, ठीक है ना, समझ लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर ने जो ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है, ठीक है ना। ये आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए और पढ़ भी लो, ज़्यादा जितना ज़्यादा पढ़ोगे उतना ज़्यादा मार्क गेन करोगे, ठीक है ना। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और नया भी। अभी समझो कि लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है। अब लाल लिटमस को नीला लिटमस कौन करेगा, सिंपल है। यदि आपको नहीं पता है इसके पीछे कंसेप्ट भी नहीं बताऊंगा कि काफ़ी बड़ा हो जाता है, फिलहाल वो केमिस्ट्री में घुस जाएंगे हम। लेकिन इसका आंसर जान लो, यदि पूछा जाए लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, तो कौन करेगा, भस्म यानी कि कौन बेस करेगा। यदि पूछा जाए कि नीले लिटमस को लाल कौन करेगा, मतलब जो होता है मतलब क्या कौन करेगा, फिर एसिड करेगा, है ना। तो उसके ये दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरीके से नोट करना क्या, कि लाल लिटमस को नीला लिटमस कौन करेगा, बेस करेगा, और नीला लिटमस को फिर से लाल कौन करेगा, एसिड करेगा, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें आपको नोट करनी है। अब देखो अब आते हैं हम फेस कैंप पे। अब हमारा जो है ये लग जाता है क्या, सॉरी रीजनिंग है। अब यहाँ पे कैमरा स्टार्ट करना पड़ेगा कि फिलहाल एक क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। अब देखो यहाँ पे प्रश्न आवृत्ति, अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे सही आकृति आपको बतानी है। अब यहाँ पे सही आकृति क्या हो जाएगी, ये देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा, आपको ये सॉल्व खुद से भी करना है। उसके बाद जैसे कि ऑफिस इज रिलेटेड टू क्लर्क है, सॉरी जो ऑफिस इज रिलेटेड टू क्लर्क है, तो साइट इज रिलेटेड टू, अब साइट किससे रिलेटेड होगी, सर्वर से रिलेटेड होगी। ज़्यादातर बंदे इंजीनियर कर सकते हैं, लेकिन नहीं इंजीनियर नहीं करना है, जो साइट पे क्या होते हैं कामगार लोग होते हैं, तो ठीक है ना। वो भी आपको अच्छे तरीके से आई होप समझ आना चाहिए। अब देखो यहाँ पे MLRQV सॉरी WV एंड BA। अब देखो M से R और R से W से B क्या है, +5 होगा, यहाँ पे भी +5 होगा, यहाँ पे भी +5 होगा। जैसे उसी प्रकार यहाँ पे भी क्या होगा, +5 होगा, मतलब क्या आ जाएगा हमारा AB 2, मतलब 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, मतलब 7 में क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। उसी प्रकार L+Q+V एंड V+A क्या होगा, +5, यहाँ पे भी +5 हो रहा है, तो सिंपल यहाँ पे A+5 क्या होगा, जैसे कि A1 और +5 मतलब 6, मतलब यहाँ पे क्या आएगा, F आएगा। मतलब हमारा जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ठीक है ना। कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा जो होगा B इज सॉरी GF, मतलब ये होगा करेक्ट। उसके बाद में तो उसके बाद में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये आपको खुद से करना है, इसकी ट्रिक बता दूं मैं फिलहाल। तो ये जैसा ऐसा क्वेश्चन जब भी आना, इसको तो ऑप्शन अप्रोच से ही करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना है, ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो इसको क्या करना है, नीचे से सॉल्व करना है, ठीक है ना। यदि अब नीचे के लिए नहीं आएगा लेकिन इसके लिए आ जाएगा, आप उसको कर लेना है, क्योंकि सिंपल क्या इंटू एंड प्लस को इसमें रिप्लेस करना है। देखो यहाँ पे क्या होगा, 11 इंटू है ना, तो यहाँ पे उसके लिए क्या किया यूज़ किया जाएगा, प्लस किया। अब 6 डिवाइडेड बाई 18, मतलब डिवाइडेड बाई 18 मतलब क्या आ गया, नीचे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, और क्या आएगा आ गया
जो प्लस के लिए क्या यूज करना है, इंटू करना है 54, ठीक है ना। तो 6 3 जा क्या होगा 18 होगा, और 3 2 जा 5, 2 4 एंड 3 8 जा हो जाएगा जो होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, तो ये होगा 3 2 जा एंड 2 4, हाँ 28 तो होगा ही, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे जो हमारा आंसर आ जाएगा ना, सॉरी कुछ तो गलत होगा यहाँ पे, इसको आप अच्छी तरीके से ठीक तरीके से करना, आपको ये आंसर आना ही चाहिए, आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत का सीन नहीं होता वैसे, ठीक है ना। तो आता है ये वाला भी सही है, सॉरी सी सही है, अभी फिलहाल टाइम नहीं है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी कंप्लीट करना है, पेपर फोल्डिंग से क्वेश्चन है फिलहाल। अब देखो यहाँ पे इसको, और इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड ज़्यादा देना, तभी जाके आप सही करोगे, नहीं तो ज़्यादातर इसमें गलत हो जाते हो आप, मतलब एग्जाम प्रेशर की वजह से धड़क धड़क से कोई भी एक कर ले तो और आगे निकल जाते हो। यहाँ पे सिंपल हमारा जो आंसर होगा कौन सा होगा, आंसर नंबर डी होगा। अब देखो बाकी इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत इसमें जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको पूरा दोनों को नीचे कर दिया है, यहाँ पे भी दोनों को नीचे कर दिया है, और यहाँ पे एक को ऊपर और एक को नीचे कर दिया, तो ये थोड़े बहुत इसमें दिक्कत हो जाती है कि ये इसके बाहर आ जाएगा, तो फिलहाल ये इसको कंप्लीट कर रहेगा, ये आ जाएगा, और ये जो होगा ये हो जाएगा, ठीक है फिलहाल है ना, देख लेना इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर अब 36 है, जैसे कि यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 18 का 3 और 38 का क्या लगेगा, सिंपल है, मतलब ये शायद मुझे लगता है एनालॉजी से क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल है। अब 18 3 2 मतलब हाँ 18 का स्क्वायर -1 किया है, मतलब 3 2 4 -1, उसी प्रकार 38 का स्क्वायर क्या होगा 1 1444 होगा शायद, 1444 माइनस क्या करना पड़ेगा 1, मतलब हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सॉरी, अब जैसे कि अभ्यास इज रिलेटेड टू किताब, मतलब किताब सॉरी अध्याय है, किताब में जैसे कि अध्याय होते हैं, गीता में होते हैं जैसे कि 18 अध्याय, वो अच्छी तरीके से पढ़ो यार, काफ़ी अच्छा बना देगी आपको गीता, जो भगवत गीता है ना, श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई थी, वो अच्छी तरीके से पढ़ो, आपको काफ़ी, मतलब आपको एक अच्छा इंसान कर सकती हो, ठीक है ना, जाने दो। अब उसी प्रकार हैंडल रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड हैंडल, साइकिल से रिलेटेड, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 देखो अब क्या है, जैसे कि फॉसिल है, फॉसिल को KHRRANE से लिखा जाता है उसी कूट भाषा में, मतलब कोडिंग डिकोडिंग, फंगल को किस प्रकार, अब देखो यहाँ पे ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या कर लेना कि ज़्यादातर ऑप्शन देख लेना। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको, दो ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जो सेम मिलेंगे, लगभग सेम मिलेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि अब देखो यहाँ पे भी LAG, यहाँ पे LAG कॉमन है और UF कॉमन, मतलब M की बात है, उसी प्रकार क्या होगा M और N की बात है, उसी प्रकार यहाँ पे KFMT, यहाँ पे KFMT सेम है, सिंपल Z की बात चलेगी, ठीक है ना। अब देखो फॉसिल का क्या क्या कि उन्होंने KHR, अब देखो फॉसिल एफ का क्या किया के, उसी प्रकार यहाँ पे भी एफ का क्या आ गया के, ये तो आ गया, मतलब अभी सिंपल क्या निकलना है। अब यहाँ पे क्या किया है उन्होंने, जैसे कि अब फेस कैम में चलते हैं, अब आपको फेस कैम चलना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे लिख लिया है ताकि टाइम कम लगे। अब फॉसिल को इस प्रकार, मतलब KHRR यानी मतलब -1 किया है, लेकिन उल्टा दिया है, तो फिलहाल उसी प्रकार अब यहाँ पे बाकी तो हमारा इसका भी मतलब जो के जो होगा ऊपर के जो ए भी है ना, वो तो वैसे सेम आई है, तो फिलहाल हमें क्या, जो सेकंड वाला जेड और ए के बीच में था, लेकिन यहाँ पे सिंपल है कि हम सेकंड के लिए बात करेंगे, सिंपल है ए -1 क्या आ जाएगा यहाँ पे जेड, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा क्या होगा, यहाँ पे समझो इसको जेड, मतलब ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, फर्स्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। एक वेन अब ये तो आप सॉल्व करोगे, जैसे कि यहाँ पे रंग है, और रंग में क्या है, एक रंग है और रंग में एक कौन सा है, लाल है और एक पीला है, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी से क्या होगा, करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, जैसे ये क्वेश्चन मैंने उठा इसलिए लिया है, मतलब आपको आप किसी भी प्रकार से कुछ अटके ना, इसलिए मैंने क्वेश्चन उठाए, ठीक है ना। क्वेश्चन देखो क्या है, एक रेखा है, एक 5 वस्तु A, K, P, R तथा T, यहाँ पे T होगा ये शायद, एक सॉरी एक के ऊपर एक रखी गई है, जरूरी नहीं कि वो एक क्रम में, उसी प्रकार क्या के तथा पी के बीच में कौन है, के तथा पी के बीच में कौन है, टी है, सिंपल है ना। लेकिन मैंने इसको अभी हॉरिजॉन्टल लगाया, अभी ऊबा मतलब खड़ा कर लूंगा, ठीक है ना। के तथा पी के बीच में क्या है, टी है, पी के नीचे, मतलब पी देखो क्या है, के नीचे, मतलब के नीचे कौन होगा, पी, और दोनों के बीच में कौन है, टी है, सिंपल है। अब उसके बाद क्या है, ए टी के नीचे, सॉरी आर जो है ना, आर पी के ठीक नीचे, आर पी के ठीक नीचे, और जो टी हो
सॉरी ए है, डी के तीसरे स्थान नीचे, मतलब ए नीचे तीसरे स्थान पे, मतलब ए मतलब 1 2 और 3 यहाँ पे आ जाएगा ए। सिंपल पूछा गया है कौन सी वस्तु सबसे नीचे, कौन सी वस्तु सबसे नीचे, कौन सी ए, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। अब हम तो आ गए मैथमेटिक्स में, हमारे क्वेश्चन तो हो गए, अब इसके क्वेश्चन हो गए, अब हम आ गए मैथमेटिक्स में। अब देखो 3000 रुपये की राशि को 20% प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया गया है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब हमें क्या निकलना है, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज निकलना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सिंपल फार्मूला है पी, मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट वो तो होता है जैसे कि 3000 प्लस 1+R/100। अब आर तो यहाँ पे कौन सा होगा 20/100 मतलब 1/5। अब कितने साल के लिए, 2 साल के, ठीक है ना। हाँ 2 साल के लिए, तो सिंपल इसको इसका आंसर निकालना है, जैसे कि यहाँ पे 3000, यहाँ पे आ जाएगा 6/5 मतलब 36/25 हो जाएगा ना। अब 25 जैसे कि यहाँ पे 25 4 मतलब 25 फैलना 300 हो जाएगा, मतलब 120, और 120 इंटू 36 हो जाएगा, जैसे कि आपको करना है, ठीक है ना। तो सॉरी मैंने चालू तो नहीं किया था ना, हाँ किया था। तो ये हो जाएगा हमारा, फिर इंटू 36 करना है, जैसे कि यहाँ पे 360 प्लस मतलब 3600 प्लस यहाँ पे 36 इंटू 20 कितना हो जाएगा, जैसे कि भी यहाँ पे 72 मतलब 0, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या होगा 6 मतलब 3, यहाँ पे 1 मतलब 4, माइनस क्या करना पड़ेगा, कितना करना पड़ेगा 3000 हमें, तो सिंपल उसका मतलब ऊपर की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है ना। मतलब 0 2 यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 4 माइनस 3 कितना आ जाएगा, मतलब 1320 रुपये हमारे जो होंगे वो हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है ना। तो ये आपको आयो पता चल गया होगा कैसे क्या निकलना है। यदि उसको ऐसे भी नहीं आता, देखो हमने वो भी यानी जैसे कि परसेंटेज में क्वेश्चन आता है, जैसे कि 2 सक्सेसिव किसी भी वैल्यू पे 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लगाते हो तो हमें कैसे क्या करना है तो पता, उसी प्रकार यहाँ पे क्या 20% के लिए 2 बार सक्सेसिव डिस्काउंट कितना हो जाएगा 20 प्लस 20 इंटू सॉरी प्लस 20 इंटू 20 बटा क्या होगा 100, यहाँ पे ए जीरो कैंसिल, ए जीरो 20 प्लस कितना होगा 40 प्लस 4 कितना होगा 44। अब 44 है ना, तो सिंपल है कि हमें 44% निकालना है, किसके निकालना है 3000 के 44%। यदि हम निकालते हो तो सिंपल हमारा जो आंसर आ जाएगा 1320, करके देखना आ जाएगा। फिलहाल 0 यहाँ से 0 कैंसिल, 4 3 12 C2 एंड बचा कितना 1, और 4 3 12 प्लस 1 13 हो जाएगा, 13 है यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है ना। तो 1320 ऐसे भी कर सकते हैं, और वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको समझने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, और आपको एग्जाम में क्या लगना है, मतलब 2-3 तरीके से जितना भी हो सके मेरे से मैं करवा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन देखो, एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में करता है, वाई उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो एक्स वाई जेड मिलके किसी उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, तो सिंपल है जेड अकेला कितने दिन। अभी यहाँ पे पूछा कौन सा जेड पूछा है, अभी और भी पूछ यदि पूछा जाता वाई, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे वाई की वैल्यू दी है ना, वाई उसी कार्य को 30 दिन में, तो वहाँ पे जेड की वैल्यू दिया जाता। यदि एक्स पूछा मतलब एक्स पूछने के लिए आ जाता, तो फिलहाल वहाँ पे जो होता जेड और वाई की वैल्यू दिया जाता है, सिंपल है। अब तीनों मिलके एक कार्य 9 दिन में पूरा कार्य, मतलब एक दिन में कितना कार्य करेंगे 1/9 माइनस क्या, अब हमें सिंपल है कि एक्स और वाई की वैल्यू उससे माइनस करना है, मतलब एक दिन का कार्य कितना होगा 1/15 यूनिट, इसका एक दिन का कार्य 1/30 यूनिट। अब इसको यदि माइनस यदि हम कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, सिंपल है इंटू 2 करना पड़ेगा, इंटू 2 करना मतलब ऊपर क्या आ जाएगा 3/30 आ जाएगा, मतलब कि इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं, सिंपल है 1/10 आएगा। 1 माइनस, अब 1 माइनस 9 बटा 1/9 माइनस 1/10 करना है, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 माइनस 9/10 आ जाएगा, मतलब सॉरी यहाँ पे 10 इंटू 9 आ जाएगा, तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। 10 माइनस 9 कितना आ जाएगा 1 बटा कितना 90, मतलब 90 दिन में एक दिन में वो 1/90 कार्य कौन करेगा जेड अकेला करेगा, उसी प्रकार वो 90 दिन में पूरा कार्य करेगा, मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा, कौन सा ऑप्शन नंबर बी से क्या होगा करेक्ट होगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 43 है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपये है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो समझ लेना। अब देखो यहाँ पे क्या 20% लाभ हुआ है, मतलब 120% के लिए बेचा उसने, और 18% हानि हुई
मतलब कितना किसी किससे बेचा, 82 से बेचा, ठीक है ना। अब सिंपल है, दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता है, या तो आपकी अच्छी खासी कमांड हो तो डायरेक्ट आप 20 + 18 कर लोगे, जैसे कि यहाँ पे 38। अब 38 की वैल्यू कितनी बता रहा है वो, 570, दोनों का डिफरेंस ही बता रहा है। उसी प्रकार हमें किसकी निकालनी है, यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, यदि 12% क्या हानि हो तो 12% हानि, यानी मतलब 88% की क्या निकालनी है हमें, सिंपल है वैल्यू निकालनी है। क्या करना पड़ेगा, इसका क्या है और इसका क्रॉस मल्टी, यहाँ पे समझ लो कि एक्स वैल्यू है। इसी प्रकार मतलब 570 इंटू 88 बटा कितना होगा 38, सिंपल इसको हमें सॉल्व करना है, तब जाके मतलब आपका आंसर आ जाए। जैसे कि यहाँ पे आंसर आ जाएगा, जैसे कि 219 इंटू 238 एंड यहाँ पे 44, 19 3 ज़ा 57, मतलब यहाँ पे 13 इंटू 44 कितना अभी आया था पिछले टाइम, जो 44 इंटू 30 कितना आ जाएगा 1320, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नाव की अनुप्रवाह डाउनस्ट्रीम गति में 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा नाव की ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अपस्ट्रीम है, गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह नाव शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय कर सकती है। अब 72 किलोमीटर की जो पूरी दूरी है कितने समय में क्लियर करेगी। अब जब ऐसा जब भी क्वेश्चन आए और पूछा जाए कि शांत जल में जो होगी नाव की गति पूछे जाए, ज़्यादातर धारा पूछी जाए तो दोनों का डिफरेंस लेना पड़ता, मतलब 1/2, और अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का जो भी स्पीड होगा वो लेना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे शांत जल में नाव की गति पूछी है तो सिंपल 14 + 10 लेना पड़ेगा। यदि पूछा जाता धारा की गति पूछा जाता तो 14 - 10 करना पड़ेगा, सिंपल है ना। तो ये आप समझ लेना, अब यहाँ पे 14 + 10 24 होगा, 24 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब 12 क्या है हमारी जो नाव की गति है, ठीक है ना, नाव की गति होगी हमारी किलोमीटर प्रति आवर की रफ्तार से। अब देखो यहाँ पे सिंपल है, अब हमें क्या निकालना है, दूरी कितने समय में तय करना है। दूरी मतलब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। अब टाइम के लिए डिस्टेंस बटा क्या होगा, स्पीड होगा। डिस्टेंस कितना है 32 किलोमीटर, नाव 12 घंटे प्रति घंटा किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब सिंपल है यहाँ पे मतलब 12 इंटू 6 कितना हो गया 72, मतलब जो होगा हमारा 6 घंटे में हो टोटल 72 किलोमीटर पूरा कर लेगी, ठीक है ना। तो ये आपको आई होप समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं। यदि आपको नहीं आता है इसके लिए एक कंसेप्ट क्लास आ जाएगी जिसमें आपको, और हाँ यदि ये मतलब क्वेश्चन इसलिए उठा है कि आपका एक कोई भी यदि समझो आपको जो भी सीखने लिए यदि इसमें आता है तो आपको अटके ना, एक मार्क आपका ना जाए, इसलिए ये दोनों और भी जितने भी सेट होंगे कई कई कुछ सेट में आते रहेंगे ऐसे ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, जैसे कि कैलेंडर हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, तो उसके लिए मतलब आपको साझा हो जाएगा, मतलब कैसे क्या रहता है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 14 बच्चों का औसत वजन है 22 किलोग्राम है। यदि अध्यापक है उनका भी वजन भी मिला जाए तो औसत होता है 23 किलोग्राम हो जाता है। मतलब यहाँ पे टोटल कितने लोग हैं, मतलब यहाँ पे 15 हो जाते हैं सेकंड केस में, तो अध्यापक का वजन निकालना है, सिंपल है। अब 14 2 कितना हो जाएगा, मतलब 28 हो जाएगा, 28 14 20 मतलब 38 मतलब 308 जो होगा किलोग्राम वो वजन हो जाए टोटल। 14 बच्चों का वजन मतलब जो होगा वजन हो जाएगा। फिलहाल अब 23 किलोग्राम किन का है, टोटल 15 लोगों का है वो, 14 बच्चे और एक अध्यापक, मतलब 15 इंटू 23। अब 15 3 से कितना हो जाएगा 45 4 बचा। उसी प्रकार 15 2 जा 30 + 4 मतलब 34 हो जाएगा। और जो भी आएगा वो क्या आ जाएगा, जो हमारा जो अध्यापक है उनका क्या आ जाएगा वजन आ जाएगा। फिलहाल 15 - 8 कितना होगा, 15 - 8 होगा 7। उसी प्रकार 3 यहाँ पे वैसे के वैसे रह जाएगा, और यहाँ पे तो 0 आना ही आना है। तो सिंपल है हमारा जो ऑप्शन नंबर बी, मतलब जो 37 किलोग्राम वो अध्यापक का वजन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब देखो यहाँ पे एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल है, आपको यहाँ पे बता दूं कि औसत होगा, हाँ औषधि है, औसत है औसत, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे पी क्यू क्यू आर पी कॉमा क्यू क्यू S2 क्यू कॉमा आर और S2 आर कॉमा पी है कि औसत आयु क्रमशः 13 14 12 वर्ष है। क्यू की आयु निकालनी है। अब देखो क्यू जिसकी आयु निकालनी है वो 2 टाइम्स मतलब किस में 2 टाइम्स है वो देखना पड़ेगा, और टोटल उसका टोटल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इन दोनों मतलब ये पी एंड क्यू का टोटल वजन कितना होगा, सॉरी आयु कितनी होगी, टोटल आयु
13×2 = 26 होगा। उसी प्रकार क्यू आर की टोटल लाइफ कितनी होगी 28। मतलब देखो चारों की मतलब ये 4 लोग हैं वैसे, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ क्यू होगा, ठीक है ना। ये इसको याद रखना, क्योंकि आगे जाकर आपको काफ़ी हेल्प होगी इसकी टू क्यू की, नहीं तो आपका आंसर वैसे ही गया समझो। लेकिन आई होप कि यहाँ पे अच्छी चीज़ है कि वो आंसर नहीं दिया है जो आएगा वो, तो ऑप्शन में नहीं, यदि ऑप्शन में होता तो कर लोगे, ठीक है ना, आगे जाके पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 8+4 मतलब जो आंसर आ जाएगा हमारा ये होगा 54, ठीक है ना। अब जो 54 होगा ये होगा टोटल, मतलब चारों लोगों का ऐड। अब सिंपल हमें क्या क्यू की निकालना है, मतलब आरपी का तो हमें दिया ही है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे 24 मतलब जो आ जाएगा 30 क्या होगा इन टोटल, मतलब जो ट्वाइस क्यू का जो वैल्यू होगी, ट्वाइस क्यू की वैल्यू क्या होगी 30। यदि यहाँ पे तो फिलहाल 30 ऑप्शन में दिया नहीं तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ही टिक कर लेते ज़्यादातर, क्योंकि आगे वाली तो प्रोसेस कोई करेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 15 आयु, 15 वर्ष के आयु जो होगी वो सिंपल सिर्फ क्यू की आयु होगी, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है। देखो ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 60 दिन में कर सकता है। सिंपल है, हमें यदि वो 5 दिन तक एक कार्य 7 कार्य करते हैं तो कार्य का कितना हिस्सा बचा रहेगा। अब देखो ये है ना, ये अकेला एक 30 दिन में पूरा कार्य करता है, मतलब एक दिन का कार्य कितना होगा 1/30। अभी एडिशन करना पड़ेगा दोनों की, सिंपल है तो वो तो करेंगे। उसी प्रकार बी अकेले 60 दिन में पूरा करता है तो एक दिन में 1/60 करेगा, ठीक है ना। मतलब दोनों का मिलके एक दिन का कार्य, यहाँ पे इंटू टी, यहाँ पे इंटू 2, मतलब 3/60, मतलब 1/20 आ जाएगा, मतलब 1/20 एक दिन का कार्य है, ठीक है ना। दोनों मिलके एक दिन का कार्य 1/20 करेंगे। उसी प्रकार उनको 5 दिन का कार्य कितना करेंगे 1/20 कितना करेंगे 1/4 करेंगे। और 1/4 कार्य करना है तो टोटल कार्य कितना होता है 1, ठीक है ना, नीचे आता है। टोटल कार्य कितना होता है 1 माइनस 1/4 कितना होगा 3/4, मतलब 3/4 कार्य क्या है बचा रिमेनिंग है। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ज़्यादा में ठीक है कहता है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा वो, टाइम के हिसाब से चीज़ें सही हो जाती है, ठीक है ना। टाइम लगता है किन किन चीज़ों में, तो वो भी बात अलग है। चलो 48 देखते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। अब ये लाभ मतलब लागत मूल्य कितना 1800 है, मतलब किसकी वैल्यू है 1800, किसकी है, जैसे कि यहाँ पे 100 की वैल्यू, और हमें वैल्यू किसकी निकाल 1 मतलब 32% क्या चाहिए मिल रहा, मतलब एक मतलब 100 पे 32% लाभ चाहिए, सिंपल इसकी वैल्यू निकालना है, मतलब 1800। यहाँ पे ए वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, मतलब जो हो गया 18 इंटू 18 इंटू कितना होगा 132, इसका ही आंसर हमें निकालना है। जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा 18 2 36, मतलब 6, यहाँ पे 3 18 3 जा होगा 54 प्लस 3 है 57, 7 बचा, और यहाँ पे और रहेगा 5, मतलब जो होगा 18 1 जा 18 प्लस 5 कितना होगा 23 होगा। मतलब हमारा जो ऑप्शन आएगा 2376 जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 49। अब देखो यहाँ पे 49 है, इसका क्या है जैसे कि यहाँ पे दिया है XYZ। अब देखो आप इसको 2-3 तरीकों से सॉल्व कर सकते हो, नॉट डिपेंड करता है कि आपको एग्जाम प्रेशर के वजह से कौन सी याद आती है और कौन सी आपको शॉर्ट लगती है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिलहाल मैं एक ही आज, क्योंकि अभी टाइम की दिक्कत है। देखो x+5+z कितना है 3 6 और 0। अब यहाँ पे देखो यदि हमें पूछा जाता है सिंपल, किसी x की वैल्यू पूछा जाता है, y की वैल्यू पूछा जाए, z की वैल्यू पूछा जाता है, तो सिंपल अब यहाँ पे x y/z क्या दिया है 4:3 क्या दिया है 4:3 क्या दिया है x y/z दिया है ना। अब यार सिंपल सिर्फ x की पूछा जाता तो 4 बटा क्या टोटल कितना है 4+3 7+2 कितना है 9 इंटू क्या, मतलब उसकी 4 की वैल्यू निकालना, 9 में से 4 की वैल्यू निकालना है 36 में से, इतना तो कर सकते हैं। मतलब ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, मतलब उसी प्रकार XYZ की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ पे कितने हो जाएंगे 9 चका 36 और 4 4 जा 16 हो जाएगा। उसी प्रकार भाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3/9 इंटू यहाँ पे अब ये तो कितना होगा 40, मतलब 3 इंटू 40 डायरेक्ट करोगे तो 120 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 इंटू 40 करोगे तो कितना होगा 80। अब तीनों का क्या करना पड़ेगा हमें, जो भी दिया है, मतलब y+z दिया है, y+z कितना होगा 120 + 80 कितना होगा 200, 200 माइनस कितना होगा 160, मतलब हमारा जो आंसर आ जाएगा 40, मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर और भी एक दूसरा मेथड है वो नेक्स्ट किसी कभी टाइम बता दूंगा। तो ऑप्शन नंबर अब देखो यहाँ पे 50, क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं।
मान लेते किसी मूलधन पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, मूलधन कितना है। अब देखो यार, ऐसा जब भी कुछ नहीं, मैंने बताया था कि दोनों में मिलकर मतलब दोनों का जब भी चक्रवृद्धि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो भी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, P/R² बटा 10,000 होता है। ये तो मैंने पहले ही बताया था। ये क्या होता है, अंतर होता है। अंतर यहाँ पे कितना दिया है, 25 दिया है। अब यहाँ पे कितना, 10,000, ठीक है ना। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, पी की वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट ही तो निकालना है, मूलधन। अब आर कितना है, रेट कितना है, 5 कितना हो जाएगा, 25। अब 25 से कैंसिल, मतलब पी कितना आ जाएगा हमारा, 10,000 आ जाएगा, ठीक है ना। ये शॉर्ट ट्रिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ऐसे है तो यही अप्रोच लगाना है जो कि सबसे ज़्यादा शॉर्ट हो जाती है। तो ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 51 है, ए तथा बी की मासिक आय क्रमशः 1200 तथा 8,000 रुपये है। उनके मासिक व्यय का अनुपात, मासिक व्यय मतलब एक्सपेंस जो होता है जो बचता है तो वो होता है सेविंग है, तो वो होता है 5 या जो 5/3 है। यदि वे प्रति सॉरी एक्सपेंडिचर, तो यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं, मतलब सेविंग सेम करते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है, मतलब कितनी राशि वो बचा रहे। तो दोनों मिलके क्या सिंपल है, मतलब 12 में से अभी कोई एक जो राशि होगी, मान लो कि x बचा रहा है, उसी प्रकार 8,000 में से दोनों सेम बचा रहे तो x, और बचा कितना जो जो होगा एक्सपेंडिचर की कितना हो रहा है, 3:5:3 का उसने उन्होंने वैल्यू दी है। सिंपल, अभी इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे कि 12 3 का हो जाएगा 36,000 माइनस 3x इज इक्वल टू ये होगा 40,000, ठीक है ना, माइनस हो जाएगा 5x। अभी इधर जाएगा तो क्या होगा, 5x माइनस 3x कितना होगा, 2x, और 40,000 माइनस 36,000 कितना होगा, 4,000 होगा। मतलब हमारा जो x की वैल्यू कितना आ जाएगी, 2,000 आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ज़्यादा कुछ इसमें दिक्कत नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 है, और 7/16, 21/32 तथा 49/18 का हमें क्या HCF मतलब महत्तम समापवर्तक बताना है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो क्या करना, ऊपर की इसका जो होगा ना, मतलब 7, 21 और 49 का क्या करना, इसका क्या करना है, ज़्यादातर HCF कर लेना, निकाल लेना, और नीचे क्या करना जो दिया है 16, 32 नेट का, इसका क्या कर लेना, एलसीएम निकाल लेना, सिंपल होगा। मतलब यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या होगा, 7 होगा, जैसे कि हायर कॉमन फैक्टर है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 है। यहाँ पे इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 32 है, ठीक है ना। मतलब यही हमारा आंसर है, शॉर्ट ट्रिक है, सबसे डायरेक्ट आंसर आ जाता है, जिसके ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ पे आपके लिए, जैसे कि यहाँ पे एक्स और वाई के लिए, वाई के बीच में हमें रेशो निकालना है, जैसे कि यहाँ पे x+y/x-y, यहाँ पे कितना दिया है 52, यहाँ पे कितना दिया है 20, मतलब यहाँ पे 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एडिशन करना है, सिंपल 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17, मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 38। अब x की वैल्यू 38 आ गई, उसी प्रकार y की वैल्यू आनी, और दोनों का x/y आपको करना है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर लेना, आंसर निकाल लेना और बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। उसके बाद 54 क्वेश्चन है। अब ये देखो काफ़ी इंटरेस्ट अच्छा खासा क्वेश्चन है। ये यहाँ पे थीटा दिया है 90 डिग्री, अब थीटा 90 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे कॉस थीटा टू कॉट थीटा है ना, यहाँ पे कॉट थीटा है, और डायरेक्ट लास्ट वाला कॉट 9 थीटा है। अब सिंपल, और डिफरेंस क्या है, कॉट थीटा टू थीटा 3 थीटा का डिफरेंस है, सिंपल। अब टोटल टर्म कितने 9 टर्म है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल क्या करना, अब देखो कॉट थीटा मतलब कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉट, यहाँ पे इधर लास्ट वाला कौन सा है, जैसे कि आप कॉट मान लेते कि कॉट थीटा की वैल्यू क्या है 9 डिग्री, और कॉट लास्ट वाला 9 थीटा है, मतलब 9 × 9 81। अब लास्ट वाला कौन सा है, कॉट 81। अब कॉट 81 को क्या लिख सकते हो आप, कॉट 81 को लिख सकते हैं 90 - 9 डिग्री लिख सकते हैं। अब कॉट 90 - 9 डिग्री को tan डिग्री लिख सकते हैं, सॉरी tan 9 डिग्री लिख सकते हैं। मतलब ये दोनों चीज़ें क्या होगी, एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। उसी प्रकार कॉस थीटा 9 थीटा से कैंसिल होगा, कॉस 2 थीटा कॉट 8 थीटा से कैंसिल हो जाएगा, कॉट 3 थीटा कॉट 7 थीटा से कैंसिल हो जाएगा, और कॉट 4 थीटा कॉट 6 थीटा से कैंसिल नहीं होगा। जो आंसर आ गया, मतलब दोनों का जो आ जाता है 1 आता है। तो फिलहाल बीच में कौन सा रहा, कॉट ऑफ 5 थीटा, क्या रहा, कॉट ऑफ 5 थीटा। और 5 × 9 कितना हो जाएगा 45, और कॉट
सॉरी 45 की वैल्यू क्या आ जाती है, 1 आ जाती है। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन को आपको ऑप्शन डी दिख नहीं रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो हमारा आंसर है ही नहीं। 1/√3 होगा शायद, देख लेना। हाँ 1/√3 है, तो फिलहाल वो भी है। अब क्वेश्चन नंबर 55, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो काफ़ी अच्छा, यदि आपको मतलब समझने में भी दिक्कत आती है ऐसा क्वेश्चन नहीं है। किसी वर्ग की अंतर त्रिज्या तथा परित्रिज्या सर्कम रेडियस का अनुपात कितना है। अब इन रेडियस और सर्कम रेडियस का मतलब मान लो कोई एक स्क्वायर है, मान ली इसकी साइड क्या है ए, और इसका जो ये होगी इसका इन सर्कल, मतलब इसकी होगी इन रेडियस, और ये होगा इसका सरकम सर्कल, ये होगी इसकी सरकम रेडियस। तो फिलहाल अब ये समझ लो कि इसकी जो रेडियस क्या रहेगी, यहाँ पे भी टोटल साइड ए, तो इसकी जो रेडियस रहेगी a/2 रहेगी। उसी प्रकार अब इसकी रेडियस निकालेंगे, जो सर्कम सर्कल की रेडियस निकालेंगे, समझ लो कि हमारा इसमें जो होगा स्क्वायर का डायगोनल काम आएगा। अब डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2 ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। अब साइड ऑफ स्क्वायर कौन सी है, √2 इंटू साइड स्क्वायर है कि आपला साइड क्या है, सॉरी साइड क्या है रूट स्क्वायर की ए है, तो मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना आ जाएगा, √2 ए आ जाएगा। तो फिर अब डायगोनल जो कंप्लीट है उसका भी हम सर्कल सर्कल की ये तो डायमीटर हो जाएगा ना, फिर हमें क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। तो फिलहाल √2 a/2 आ जाएगा। मतलब हमें तो इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस का क्या निकलना है, जो मतलब अनुपात निकालना है। मतलब क्या होगा, a/2 अपॉन √2 a/2, मतलब a/2 जो होगा a/2 से कैंसिल, मतलब 1/√2 हमारा जो आंसर आ जाएगा, नीचे होगा 1 जो होगा √2 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। मतलब हमारा जो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 56 है। एक कार 24 मिनट में 18 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। किसी बस की गति कार की दुगनी है। बस 135 किलोमीटर मतलब 135 किलोमीटर की दूरी कितनी मिनट में तय कर सकती है। अब देखो यहाँ पे एक कार की, यदि हम इसकी, हमें तो यहाँ पे दिया है, हमें इसकी स्पीड निकालना है, मतलब कितना होगा 18/24, मतलब 2 जो होगा, सॉरी 3/4 क्या होगा, 3/4 किलोमीटर प्रति मिनट इसकी क्या होगी, स्पीड होगी, किसकी, कार की। अब कार की स्पीड क्या है, दुगनी है, किससे, सॉरी बस की दुगनी, कार की स्पीड से क्या है, दुगनी, मतलब 2 × 3/4 है ना, क्या होगा, किलोमीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो चल रही है, और ये तो होगी स्पीड। अब स्पीड हो, और यहाँ पे बस की कितने किलोमीटर चल रही है, 135 किलोमीटर चले, और यहाँ में क्या निकालना है, यहाँ पे सिंपल टाइम कितने समय में निकालना है, मतलब डिस्टेंस बटा स्पीड होगा। मतलब यहाँ पे 2, यहाँ पे होगा 2 × 4, और ये जो 2 होगा वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3 2 × 12, 1 बचा 1 5, मतलब 3 5 × 15, 25 × t कितना हो जाएगा, 50 मिनट। 50 मिनट में क्या करेगी वो, 50 मिनट में वो पूरा कंप्लीट कर लेगी, ठीक है ना। तो 50 मिनट आया होगा, आपको समझ आ गया होगा। तो ये जो होगा आंसर, जो हमारा आंसर नंबर सी इज क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे कुछ दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे 3, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये तो बता रहा था कि 50 तो नहीं आता था इसका, तो ये मैंने सॉल्व करके देखा था ना पहले। तो ये जो होगा ना 135 × 2 बटा क्या होगा, यहाँ पे कितना बचा था, 3 बचा था, 3 4 आ जाएगा, 3 4 12 आ जाएगा, मतलब 45 × क्या करना पड़ेगा, 45 × 2 करना पड़ेगा, मतलब जो होगा हमारा आंसर 90 मिनट हो जाएगा। सॉरी इसके लिए गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो ये होगा 90 मिनट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कभी कभी दिक्कत हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसी वस्तु का 20% की छूट देने के पश्चात कोई दुकानदार को 130 मतलब सॉरी 30% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये निकालना है सिम। अब यहाँ पे क्या होगा, मान लेते कोई वस्तु है 20% छूट देने के बाद कितनी, मतलब कितनी वैल्यू बचेगी, 80% की, मतलब 80%, मतलब 80 रुपये की वो वस्तु बिकने के बाद भी उसको क्या मिल रहा है कि 30% लाभ मिल रहा है। 30% लाभ को क्या कैसे डिनोट करेंगे, 130%, ठीक है ना। तो 130 लाभ फिर भी मिल रहा है, मतलब क्या होगा, अब लागत मूल्य पे हमें क्या निकलना है, सिंपल की कितना प्रतिशत वो लागत, मतलब अंकित मूल्य लागत मूल्य का कितना प्रतिशत है, ये हमें निकालना है। मतलब क्या होगा, अब यहाँ पे समझो कि जो होगा यहाँ पे
अंकित मूल्य कितना होगा, जैसे कि यहाँ पे 130 होगा, ये तो अंकित तभी जाके उसको 30% नफा मिल रहा है, तो ये अंकित होगा। और कितने पे होगा, 80 पे, जैसे कि यहाँ पे ये लागत मूल्य है, तो इंटू क्या क्या करना पड़ेगा हमें 100, मतलब यही हमें सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे कि 8 ये जो टोटल आ जाएगा 130 बट 130 इंटू 10 आ जाएगा 1300/8, और इसका जो आएगा 8 1 यहाँ पे बचा कितना 4, सॉरी 5 एंड 8 6 कितना हो जाएगा 48, 2 बचा, और 8 जो होगा 8 2 16, 4 बचा, 4 मतलब 8 50 40, तो ठीक है ना, 162.5% आ गया हमारा आंसर। आई होप समझ आ गया होगा, क्योंकि ये देखो 20% छूट देने के बाद 80% की वैल्यू, अब 80% की वैल्यू मतलब 80 रुपये में, 100 वाली कीमत 80 रुपये में बेचने के बाद में उसको क्या है 130% नफा हो रहा है, मतलब 130 में समझ लो कि उसका क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। तो अंकित मूल्य लागत मूल्य का हमें क्या निकालना है, प्रतिशत ही निकालना था, कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो ये हमें निकालना और ये हमें निकालना। आई होप आपको समझ आ गया, नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट में बताना, और भी अच्छे तरीके से नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगा। उसके बाद में जो है कि मान लो तो 200√3 मीटर एक मीनार ऊंची है, एक ऊंची मीनार है, मीनार की जड़ से 200 मीटर दूर किसी बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण, मतलब एंगल ऑफ इलेवेशन ज्ञात करना है। मान लेते कि एक ऊंची दीवार मीनार है, 200√3 है, और यहाँ पे जेड से कितना है 200 मीटर है, और यहाँ पे इसका क्या करना है, हमें एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नयन को निकालना है। सिंपल ये हमें निकालना है, थीटा, मान लीजिए थीटा। अब देखो tan थीटा का फॉर्मूला ही होता है, सबको पता होगा कि tan थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे 200, यहाँ पे शायद √3 होगा, तो यहाँ पे √3/200 हो जाएगा, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, 200 200 कैंसिल, मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारा √2, और थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3। अब tan इनवर्स ऑफ √3 निकालना, किसकी वैल्यू होती है √3, 60 की वैल्यू होती है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन सिंपल है कि काफ़ी बड़ा, और कुछ नहीं, इसको सॉल्व ही करना होता है। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, जैसे कि बॉडमॉस थ्योरम होता है, इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ता है, तो आप कर लेना, इसकी आंसर निकाल लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है, देखो यहाँ पे √x माइनस √y इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन है, √x प्लस √y इज इक्वल टू 17, सिंपल, दोनों का एडिशन 2√x इज इक्वल टू कितना होगा 80। √x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे आ जाएगी 9, यदि √x की वैल्यू 9 आए तो सिंपल 9 वाली यहाँ पे पुटअप कर दिए, तो √y की वैल्यू क्या आएगी, y इधर आ जाएगा 1 इधर, मतलब 9 + 1 कितना हो जाएगा, सॉरी 9, ये 1 इधर आ जाएगा तो माइनस होगा, और ये यहाँ पे प्लस हो गया, मतलब 9 - 1 कितना होगा 8, और 8 × 7 कितना हो जाएगा 72। ये तो हमें निकालना है ना, √x y निकालना है ना, मतलब √x × √y, मतलब जो आ जाएगा 8 × 9 कितना हो जाएगा, जो होगा 72, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा फुल मॉक नंबर 2 था। यदि चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके जो नाविक और भी नाविक बंदे होंगे उनको शेयर करो, और हर संडे आपको मिलता रहेगा टिल एग्जाम तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू गाइस।